हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक करते हैं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का हम लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल थिंग, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मेन बैकबोन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule। ये कह रहे हैं कि आइए फोकस करते हैं एक फर्स्ट इंस्टेंस पर जिसमें कि बनाया गया था सबसे पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो बनाया गया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी emerged from the possibility of a linking a gene encoding एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये कह रहे हैं कि जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए निकालना जो है वो पॉसिबल हो पाया, या कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ, कि किस वजह से ऐसा संभव हुआ, क्योंकि जीन इनकोडिंग के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इनकोडिंग की जो लिंकिंग की पॉसिबिलिटी थी उस वजह से। इमर्ज्ड फ्रॉम किस बात से आई वो, द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब हम ऐसे लिंकिंग मतलब इनकोड कर सकें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, उसकी पॉसिबिलिटी के आधार पर, मतलब लिंकिंग की पॉसिबिलिटी थी, इसी वजह से ऐसा हो पाया। विद ए नेटिव प्लाज्मिड, किसके साथ, एक नेटिव प्लाज्मिड के साथ, ठीक है। और प्लाज्मिड क्या होता, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब ये खुद ही रेप्लिकेटिंग की इसमें कैपेसिटी पाई जाती है, एबिलिटी होती है, और ये सर्कुलर होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये था किसका, ऑफ साल्मोनेला टाइफिमुरियम, ठीक है, जिसके द्वारा टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफिमुरियम ही तो होता है एक बैक्टीरिया, ठीक। और इसलिए ही कहते हैं कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल साल्मोनेला टाइफिमुरियम से बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। इसलिए ये बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ से बनाया गया था, साल्मोनेला टाइफिमुरियम से, समझ रहे हैं। मतलब एलियन डीएनए को साल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, ठीक है। एंड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था उसे एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर डाले, ठीक है, उसे एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर डाले। दैट इज क्लोनिंग, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या टेम्पलेट डीएनए का मल्टीप्लिकेशन से पूछा है तो एस्चेरिचिया कोलाई में हुआ, ठीक है। एंड इस प्रकार क्लोनिंग करने के लिए होस्ट देते एस्चेरिचिया कोलाई के पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्लोनिंग पूछा जाए तो वो कहाँ हुई थी, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने बता दिया। तो यही कहना चाहना है कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है कहाँ से बनाया गया था, तो आप साल्मोनेला टाइफिमुरियम से बोलेंगे, ठीक है। और एलियन डीएनए को कहाँ डाला गया था, तब भी साल्मोनेला टाइफिमुरियम से ही जो लेंगे कि किसके प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन जो अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना उसे एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला गया था, ठीक है। दैट इज कह सकते हैं कि क्लोनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या फिर टेम्पलेट डीएनए का मल्टीप्लिकेशन जो हुआ था वो एस्चेरिचिया कोलाई में ही हुआ। एंड इस प्रकार क्लोनिंग करने के लिए होस्ट दैट इज एस्चेरिचिया कोलाई की पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ किसके हुए थे क्लोनिंग करने के लिए, ऑब्वियसली जब एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर है तो उसी की यूज़ करेगा, ठीक। स्टेनले कोहेन एंड हार्वर्ड बॉयर accomplished this in 1972। स्टेनले कोहेन और हार्वर्ड बॉयर ने मिलकर के इसको एक्म्प्लाइड किया इन 1972 में बाई आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाई कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया और बाई कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए को कट किया फ्रॉम ए प्लाज्मिड से, विच वर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे रहा था, ऐसे जीन को कट कर लिया। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन,
डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटना बिकेम पॉसिबल हुआ विद द डिस्कवरी ऑफ दिस सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब इसी की वजह से हम जो हैं जो कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन पर जो काटना जो पॉसिबल हुआ वो इसी की वजह से हुआ, और इसी वजह इसका नाम क्या दिया गया था, मॉलिकुलर सीजर। तो यहाँ से असल रीजन भी बन सकता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिकुलर सीजर आणविक कैंची सीजर मीन क्या होता है, कैंची। आणविक कैंची क्यों कहते हैं कैंची, इसलिए तो कहते हैं, खुद ही सोचो कि अगर तुम नाम देते इसको, अब ये कट कर रहा है तो नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि यार कैंची से कट हुआ होगा, ठीक है। तो कैंची की डिस्कवरी काफ़ी समय पहले हो चुकी थी, और बायोटेक्नोलॉजी की तो वैसे भी अभी की बात है, कोई खास ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो जब कट करने की बात आई तो सिंपल दिमाग में कैंची आएगा, तो नाम दे दिया कि ये एक कैंची है, बात खत्म, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है नाम दिए जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। द कट पीस ऑफ डीएनए बाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। अब इस प्रकार का जो डिजायर्ड डीएनए जो हम चाह रहे थे वो कट कर लिया, डीएनए बाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दिया। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। अब इस डीएनए ने एक वेक्टर की तरह काम किया। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक, ठीक है। जैसे अभी ये समझाएगा, अभी वैसे मैं भी बता देना, वेक्टर का मतलब वाहक। जैसे मतलब हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ऑटो वगैरह में बैठ करके, ठीक है, तो वो क्या वाहक की तरह काम करेगा हमारे लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहा है। या फिर एनसीईआरटी एक मॉस्किटो वाला एग्जाम्पल देती है, तो मॉस्किटो जो मलेरिया पैरासाइट के लिए क्या काम करता है, वाहक की तरह काम करता है। कोई डिजीज कोजिंग थोड़ी होता है मलेरिया, वो मतलब मॉस्किटो, ठीक है, बस डिजीज कोजिंग करने वाले एजेंट को ले जाता है, तो वाहक की तरह काम करता है, वेक्टर की तरह काम करता है। तो इसी तरीके से प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर का काम करता है टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए। जैसे पीस ऑफ डीएनए मान लो हमें, और ऑटो रिक्शा क्या है, वो एक वेक्टर है, तो उस पर हम बैठ के जा रहे हैं, इसी तरीके से अटैच टू इट इस पर जोड़ दिया जाता है और उसके लिए ले जाता है, ठीक। यू प्रोबेबली, आप संभवतः नो जानते हैं, दैट मॉस्किटो एक्ट एज इंसेक्ट, कि मॉस्किटो क्या है, इंसेक्ट की तरह काम कर, इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करता है टू ट्रांसफर द मलेरिया पैरासाइट को ले जाने के लिए इनटू ह्यूमन बॉडी में इन द सेम वे। और उसी तरीके से उसी तरीके से प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज ए वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस, ठीक है, एलियन पीस ऑफ डीएनए। अब यहाँ एलियन पीस की जगह कुछ भी दे सकता है, मैंने तमाम तरीके नाम बताए थे पिछले वाले लेक्चर में। एलियन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, जीन ओपन टेस्ट, सोर्स डीएनए, फॉरेन जीन, जीन ओपन टेस्ट, फॉरेन डीएनए, ठीक है, कुछ भी कह सकता है। अब डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, द लिंक ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का जोड़ना विद द प्लाज्मिड वेक्टर के साथ बिकेम पॉसिबल हुआ विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। देखो लाइगेज एक तरीके से ग्लू होता है, ग्लू मतलब गोंद, जैसे फेविकॉल वगैरह होता है, जोड़ने का काम करता है, तो उसे मोलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं, ठीक है, डीएनए लाइगेज, ठीक। तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ से दो चीज़ें जोड़ेंगे तो ग्लू की तरह काम करने वाले को ना, तो लाइगेज। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड के वेक्टर के साथ जोड़ा किसके साथ गया था, गोंद लगा करके, मतलब कौन सा गोंद, गम, ग्लू, डीएनए लाइगेज, ठीक, मोलिकुलर ग्लू है ये। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, उसके द्वारा काटा जा रहा था, तो कैंची थी, मोलिकुलर कैंची, मोलिकुलर सीजर, ठीक। हम डीएनए लाइगेज की बताते हैं, तो विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मोलिकुलर, सिंपल सी बात है, जब जिनको जोड़ना चाह रहे हैं तो जो कटे हुए पार्ट होंगे उन्हीं को तो आपस में जोड़ेंगे, तो वहीं काम करेगा। एंड ज्वाइंस देयर एंड, उनके एंड को जोड़ा जाता है। दिस मेक्स इससे ये बनता है ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्कुलर ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए, और इस तरीके से एक नया रिकॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए बन जाता है, क्रिएटेड इन विट्रो, जो लैब में बनाया गया इसलिए विट्रो बोलते हैं। एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस प्रकार उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल जाते हैं। रटने कौन सी जरूरत है, नाम क्या है, रिकॉम्बिनेट, री मानी दोबारा से, कॉम्बिनेट मतलब कॉम्बिनेशन, दोबारा से कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे आपको अभी समझा भी देता हूँ।
जैसे मान लो ये है, ये पहले प्लाज्मिड था, ठीक है, ये पहले प्लाज्मिड था, फिर मोलिकुलर सीजर के द्वारा ऐसे मान लो इतना पार्ट इसका काट के अलग कर दिया। अब ये कैसे रूप में आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक, इसका इतना पार्ट कट गया। ऐसे हम कहीं से कट करके लाए डिजायर्ड डीएनए को, मान लो ये है, इसे डिजायर्ड डीएनए को कट करके लाए और उसको ला करके यहाँ पर जोड़ दिया। अगर जोड़ दिया तो प्रोसेस कैसा होने वाला है, सही है, और इस तरीके से ये जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेट दोबारा से कंबाइन हो जाना, मतलब पहले से यहाँ से एक चीज़ हटी फिर दोबारा से फिर कंबाइन हो गई, तभी तो मतलब रिकॉम्बिनेट, री मानी पुनः, कॉम्बिनेट मतलब कॉम्बिनेशन। देख रहे हो, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मतलब एकदम फिर से फ्रेशर बच्चा होगा उसको भी समझ में आएगा। देखो ये अब ये क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि दोबारा से इस पर कॉम्बिनेशन हुआ है तो नाम आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये अलग में अपने आप में क्या था, पहले प्लाज्मिड था, ये जो हम डिजायर्ड डीएनए, सोर्स डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये ला करके यहाँ जोड़ा। अब जो है जब ये इसके साथ जुड़ गया, अब ये जो मल्टीप्लाई करेगा, चूँकि अब इसका ये पार्ट हो गया तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा। हाँ वो हम देख ही चुके हैं कि ये मेन बात है, और आई पे जुड़ा होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, तभी कर पाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो जैसे ये अगर मान लो, जैसे मैं अभी समझा देता हूँ, जैसे इसके 1 से 2 कॉपी बनी, ठीक है, 1 से 2 बना, तो वही देखो ये डिजायर्ड डीएनए की भी तो 2 कॉपी बन गई, पहले एक था, एक यहाँ एक यहाँ, अब 4 बनी, मतलब मान लो इससे भी आ गई, ठीक है। तो इसमें तो भाई डिजायर्ड डीएनए भी तो है हमारे, तो ये भी तो फिर 4 बन गई। तो इस तरीके से साथ में ये भी, इसका भी अमाउंट बढ़ता जाता है, यही हमारा मकसद है। तो ये सब प्रोसेस होता है, कोई खास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बस फालतू में डरते हैं बायोटेक्नोलॉजी से लोग, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए, सही से समझाने वाला। मेंटर अगर आपका बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो अब यहाँ तक ये हो गया, पॉसिबल डीएनए, ये सब सर्कुलेशन, दिस मेक्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटर और रेप्लिकेटेड डीएनए क्रिएटेड इनटू, हाँ ये सब हो गया। क्या 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 कह जाने लगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो इसको ट्रांसफर कर दिया गया इनटू एस्चेरिचिया कोलाई, बैक्टीरिया होता है एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक, ये बैक्टीरियम क्लोइडी रिलेटेड टू दिस लेना, ठीक है। अब ऐसा ध्यान रखें, जैसे एक प्रोसेस होती है ना इम्यूनिटी की, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की, ठीक, जैसे कोई बाहर का चीज़, कोई एंटीजन वगैरह, या बाहर का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ही ले लीजिए, ठीक है, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट करते हो तो हमारी बॉडी जो है उसके लिए रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, तब वहाँ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बहुत सारे मिलाते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ज़िंदगी भर काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम क्या कोशिश करेंगे कि भाई ये जो था प्लाज्मिड किसका था, साल्मोनेला टाइफोमुरियम का। अब साल्मोनेला टाइफोमुरियम को प्लाज्मिड को हम एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर ग्रो कराना चाह रहे हैं, उस पर डिजायर्ड डीएनए जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, लेकिन प्लाज्मिड तो साल्मोनेला टाइफोमुरियम का है और ग्रो कराना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर, तो डिफरेंट स्पीसीज हो गई ना। तो अब डिफरेंट स्पीसीज हो गई तो भाई वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि क्लोजली रिलेटेड हो, तो दरअसल बात ये होती है कि वो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो इसलिए वो रिजेक्ट कोई खास नहीं करता। साल्मोनेला टाइफोमुरियम और एस्चेरिचिया कोलाई में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये वजह है, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट बस यही है, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट्स डीएनए, ये जो है ना रेप्लिकेट कर सकता है नए होस्ट को डीएनए को लेकर भी, ठीक है, होस्ट के डीएनए को पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखो होस्ट क्या है इसके लिए, अरे मेहमान क्या है ये बताइए। साल्मोनेला टाइफोमुरियम का प्लाज्मिड मेहमान है और आया किसके घर है, किसके अंदर आया, एस्चेरिचिया कोलाई, तो एस्चेरिचिया कोलाई क्या हो गया, होस्ट हो गया, ठीक है। अब मेहमान आया है तो वो खाना भी किसका खाएगा, होस्ट का ही तो खाएगा, जिसके घर रह रहा है खा रहा है, मतलब जिसके घर आया उसी का खाएगा। तो पॉलीमरेज एंजाइम किसकी यूज़ करेगा, एस्चेरिचिया कोलाई की, सिंपली, एंड मेक मल्टीपल कॉपीज, और जो अभी मैंने बताया था 1 से 2, 2 से 4 मल्टीपल कॉपीज बनाना उसने अपना स्टार्ट कर दिया। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और साथ में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो डिजायर्ड जीन हमने जो डाला था उसकी भी तो कॉपी बननी है, इन एस्चेरिचिया कोलाई बाय कॉल्ड क्लोनिंग।
अब इस प्रकार उसको बोल रहे हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक, अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये वो कंक्लूजन मैंने निकाल के लिखा है पूरे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी बनना, वैसे बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी बनना, साथ में जीनोम प्रिंट टेस्ट की तो बनेंगे ही ना। ठीक है, रियल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉपी को बनना कहते हैं क्लोनिंग, लेकिन जीनोम प्रिंट टेस्ट की तो बन ही रही है ना साथ में। तो ये भी कह देते हैं कि भाई क्लोनिंग के द्वारा जीनोम प्रिंट टेस्ट की भी कॉपी बन रही है। ठीक है भाई, मैंने बताया था पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो डबल हो ही रहे हैं ना, बट पीसीआर के द्वारा केवल जीनोम प्रिंट टेस्ट की कॉपीज बनती है। लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम स्पेशली जीनोम प्रिंट टेस्ट की कॉपी बनाते हैं। ये याद रहना चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि जीनोम प्रिंट टेस्ट की तो दोनों ही जगह बन जाती हैं, चाहे क्लोनिंग बोला जाए चाहे पीसीआर। लेकिन पीसीआर में स्पेशली केवल जीनोम प्रिंट टेस्ट की होती है, और वहाँ पर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी बनने की वजह से उसमें साथ में जुड़ा हुआ है हमारा, देखो ये भी तो हमने समझाया था अभी कि साथ में जुड़ा हुआ है, इस वजह से साथ में इसकी भी कॉपी डबल होती जा रही है। ठीक है, तो क्लोनिंग के द्वारा किसकी हुई तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बोलते हैं वैसे, लेकिन साथ में जीनोम प्रिंट टेस्ट के भी बोलते हैं। तो हाँ ये भी बोल देते हैं कि हाँ कि जीनोम प्रिंट टेस्ट की भी क्लोनिंग की वजह से कॉपी बन जाती है, सिंपल सी बात है। ठीक, अब जो है यू कैन हैंस, आप इसलिए इन्फर कर सकते हैं दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप, 3 बेसिक स्टेप कदम होते हैं, स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स ही कहो, कदम थोड़ा और लग रहा है, स्टेप्स होते हैं इन बेसिक, कदम सेंस नहीं लगेगा। इन जेनेटिकली मॉडिफाई ऑन ऑर्गेनिज्म, कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म को जीन लेवल मतलब उसके डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री को चेंज करने अगर हम, तो 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, वैसे और भी होते हैं लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पर जो 3 बोलती है आप उन्हीं को करो, साथ में बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। हमेशा भाई एग्जाम्पल लेके चलो, ज़्यादातर जब मैंने स्टार्टिंग से बताया है। ठीक है, वो समझ में भी आता है, फील भी होता है कि एकदम से आजकल हम हाइब्रिड बाजरा, हाइब्रिड गेहूँ, सब कुछ हाइब्रिड धान, ठीक है, हाइब्रिड राइस वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं। तो हमको उससे ध्यान भी रहता है कि हम ऐसी वैरायटी बनाते हैं जो जिस पे ज़्यादा बीमारी ना लगे और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, उत्पादन भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या किया था कि एक प्लांट ऐसा था जिसमें प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा था, रोग लग जाते थे। एक ऐसा था तो रोग तो नहीं लगता था लेकिन प्रोडक्शन अच्छा नहीं था। तो जिसमें रोग नहीं लगता था उसमें हम कौन सा जीन ढूंढेंगे कि भाई कौन सा जीन ऐसा है जो कि रोग नहीं लगने दे रहा है, कौन सा जो है बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस है, कौन सा जीन है। ठीक है, तो उस जीन को पहचानेंगे ना सबसे पहले, तो पहला स्टेप तो भाई होने वाला है ना। ठीक है, अगर हम बेसिक स्टेप बना रहे हैं, मतलब कहने पर हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले तो हम वो पहचानेंगे कि डिजायरेबल जीन अगर हमारा कौन सा है, कौन सा डीएनए ऐसा है जो कि हमारे जिस जीन को हम चाहना है वो है। जैसे जिसमें प्रोडक्शन अच्छा है उसमें हम देखेंगे क्या प्रोडक्शन अच्छा है वो वाला जीन कौन सा है, तो उसको हम पहचानेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स पहला स्टेप हो गया, समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद रियल में तो ना आइसोलेशन स्टेप होना चाहिए था, उसके बाद आइसोलेशन स्टेप होगा, मतलब उसको अलग भी तो करेंगे और होना चाहिए था वैसे। बट बेसिक स्टेप पहचानना, बेसिक स्टेप पूछे तो यही करना, पहचानना, डालना और रख रखा, यही है जीएमओ बनाने में। मैं आपको मतलब ये शॉर्ट में आपने बना दिया है जो एनसीईआरटी कहती है कि बेसिक स्टेप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करने के लिए क्या है। तो आप एक एक स्टेप को लेकर मत चल रहे हैं, इसमें मोटा मोटा मैंने स्टेप उठाए हैं। तो भाई आप याद रखना, पहले पहचानेंगे, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, फिर जो पहचानने के बाद वैसे निकालेंगे भी तो, लेकिन पहचानना, फिर इसको क्या निकालने के बाद क्या करेंगे, वो निकालना स्टेप इन्होंने लिखा नहीं क्योंकि उसको छोटा स्टेप माना है। फिर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, आइडेंटिफाइड डीएनए का वही मतलब डिजायरेबल
डिजायरेबल जीन जिस डीएनए पर था उस वाले डीएनए को हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद उसको इंट्रोडक्शन किस दूसरा स्टेप उसका इंट्रोडक्शन कराना किस में, इनटू द होस्ट में, ठीक है, इनटू द होस्ट में। जैसे जो अभी हमने पढ़ा है पिछले पैरा में उसी को लेकर चले। जैसे डिजायरेबल जीन हमने कहीं से देख लिया, ठीक है, अब वो जो है उसके साथ उसको निकाला, उसको स्वाद निकालने के बाद साल्मोनेला टाइफोमियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा और फिर उसको होस्ट में डाल दिया। तो इतना थोड़ा थोड़ा बीच बीच के छोटे मोटे स्टेप इन्होंने गायब कर दिए, ठीक है। रियल में आइडेंटिफाइड डीएनए को डालना है तो ऐसे ही नहीं डालना है, प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके डाला है ना, मतलब डिजायर्ड डीएनए को ऐसे थोड़ी डाल दिया होस्ट में, एस्चेरिचिया कोलाई में ऐसे थोड़ी डाल दिया। साल्मोनेला टाइफोमियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा था ना, हमने अभी देखा डिटेल में, उसके बाद होस्ट सेल में डाला था। तो लेकिन सीधा स्टेप, मतलब मेन स्टेप ही कहना चाह रहे वो यही है। फिर तीसरा क्या है, अब जब एस्चेरिचिया कोलाई में डाल दिया तो ये एस्चेरिचिया कोलाई जब ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, तो उसे खाने वाने के लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए ना, उसकी कॉलोनी बनाएंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह डालेंगे उसमें। तो भैया मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, उसका मेंटेनेंस रखना है। एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ट्रांसफ़र कैसे होगा, जब डिवाइड करेगा जब खाएगा कुछ तभी तो करेगा सही अच्छे से डिवाइड। तो इसका मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, तो उसका मेंटेनेंस रखना अच्छे से। एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, जैसे जैसे प्रोजेनी में जाता रहेगा मल्टीप्लाई करता जाएगा, हमारा काम बनता जाएगा। कि हम यही तो चाह रहे हैं कि जो हमारे जीनों पर इंटरेस्ट है उसका बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज बन जाए वही काम हो रहा है। ठीक, तो एक तरीके से अगर बेसिक स्टेप पूछा जाए जो एनसीईआरटी ने लिए हैं, बेसिक उसने पहले ही लिख दिया, इसलिए सभी नहीं कह रहा है, वो कह रहा है बेसिक स्टेप जो आधारभूत हैं, जो मेन है। तो मेन क्या है, देखो मेन कीवर्ड ध्यान रखा करें, उससे हमें स्टेटमेंट को पहचान लेते हैं, वो कीवर्ड पर ही ध्यान जाना चाहिए। इतना ही टाइम होता ही है एग्जाम में, ऐसी आदत डालो तभी स्टेटमेंट आप जल्दी से पहचान पाओगे। आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, मेंटेनेंस, अब इतना आपको जब पढ़ लेते हैं बार बार तो दिमाग में आता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब आगे के आपको खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए। ये पढ़ने का प्रोसेस भी होता है, क्या आइडेंटिफिकेशन लिखा, बाद में खाली स्थान छोड़ दिया, उसको फिर खुद भरो। क्या आइडेंटिफिकेशन, अरे भाई डिजायरेबल जीन किस डीएनए पर उसका पहचान करते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब किसका, क्या इंट्रोडक्शन, जो आइडेंटिफाइड डीएनए है उसको प्लाज्मिड वगैरह के साथ जोड़ करके होस्ट में डालना, वो इंट्रोडक्शन है। तीसरा मेंटेनेंस, क्या मेंटेनेंस, अरे जो इंट्रोड्यूस हमने किया है उसका होस्ट में मेंटेनेंस करना, जिससे कि वो आगे ट्रांसफ़र कर सके डीएनए को टू इट्स प्रोजेनी। तो क्या होगा, मैंने इसका हिंदी में कहें तो डालना नहीं, सबसे पहले पहचानना, डालना और रख रखाव पहचानना, डालना, रख रखाव, बात खत्म, 3 स्टेप। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ से टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना था, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, उसके पास पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यही सबसे ज़्यादा तीसरा वाला ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो टूल्स देख लें, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। टूल्स भी काफ़ी पढ़ाए थे, बस सब टूल्स में ही आता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो है यहाँ से है, ठीक है, दोनों जगहों बराबर ही कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बराबर। हाल फिलहाल पढ़ते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या यंत्र, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो देखो सिंपल फील कराता चलूँगा आपको, कोई रटने की जरूरत नहीं। नाउ वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लाइड ओनली इफ़ वी हैव द की टूल्स, यदि हम जो मेन टूल्स है वो हमारे पास होंगे तभी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर हम डिजायर्ड डीएनए को हमने ढूंढना ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला या रोग रेजिस्टेंस वाला, वही एग्जाम्पल अपना लेकर चला हाइब्रिड क्रॉप बनाने वाला, ठीक, हाइब्रिड क्रॉप प्लांट बनाने वाला, तो उसके लिए क्या चाहिए, अपनी जो डिजायर्ड जीन मिलेगा तो उसको काटने के लिए कुछ चीज़ चाहिए ना, कैंची चाहिए ना, मॉलिक्यूलर सीजर क्या था,
मोलिकुलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये टूल हो गया। कैंची चाहिए सबसे पहले तो भैया, नॉर्मल सोचो कहीं से कोई चीज़ काटनी भी तो ज़रूरी है इस काम के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं तो कैंची चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम, अब भैया जब उसमें डाल दिया था हमने इस चीज़ को कोलाई में फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वो पॉलीमरेज का मतलब होता है वो अपना डबल करेगा, तो डबल कराने की प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए अच्छे से डबल करेगा। कुछ एंजाइम होते हैं ना, पॉलीमरेज नाम क्या बता रहा, पॉली मतलब बहुत सारे बना देना, बहुत सारी चीज़ उसकी बना देना, पॉलीमरेज नाम हो गया पॉलीमरेज एंजाइम। तो ऐसा एंजाइम होना चाहिए ना जो कि उसको डबल करने में मदद करे, तो पॉलीमरेज एंजाइम भी एक वही चीज़ है, यंत्र है, मतलब हमें एक औजार है एक तरीके से कह सकते हैं, ये भी एक औजार है हमारा। एक कैंची हो गई औजार, एक जो पॉलीमरेज एंजाइम हो गया औजार। और देखो लाइगेज कहाँ ज़रूरत पड़ती थी, लाइगेज जब हमने काट लिया तो प्लाज्मिड साल्मोनेला टाइफोइडियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा था, तो गोंद की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ग्लू की गम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, फेविकॉल की, तो फेविकॉल ये भी एक औजार हो गया। उसके साथ एक चीज़ हो गई जो कि हमें ज़रूरत है, तो कैंची हो गया, गोंद हो गया, सिंपल, बस ऐसे ध्यान रखो भाई। आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म अपने आप ध्यान, कैंची, गोंद, डबल करने वालों एंजाइम 3, और फिर वेक्टर। अरे वेक्टर नहीं चाहिए, वेक्टर क्या, साल्मोनेला टाइफोइडियम का प्लाज्मिड, अरे भाई उसी पे तो रख करके उसी के तो सहारे गया था हमारे डिजायर डीएनए इस कोलाई में, तो वेक्टर भी चाहिए, वाहक भी चाहिए, मतलब ऑटोरिक्शा चाहिए, ठीक है। ऐसे मान लो जैसे कहीं से कोई चीज़ काट के लानी है, जोड़नी वोड़नी सब कुछ है तो काट के लानी है, तो पहले जो है कहीं पे ऑटो वगैरह में, रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में रख कर भी तो आएगी, कहीं से लानी है तो वाहक का काम भी, तो कोई ऑटो रिक्शा सवारी भी चाहिए। एंड दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आती है ये कहाँ से औजार है। अरे भैया जितनी चीज़ें सब काम आना रही हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, वो सब औजार ही हैं, जिसमें डालना है वो भी एक औजार है, ठीक। तो कुल मिला करके कितनी चीज़ें हो गई, 5। कैंची गोंद, इसको एक जोड़े में याद रखो, कैंची गोंद की ज़रूरत पड़ेगी, कैंची काटने के लिए, गोंद जोड़ने के लिए, जस्ट अपोजिट काम करने के लिए एक पेयर, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ने के लिए, इसको अलग से ध्यान रखें कि मतलब पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ने के लिए नहीं, लाइगेज था जोड़ने के लिए, पॉलीमरेज एंजाइम किसके लिए, डबल करने के लिए, उसका अमाउंट। और क्या ज़रूरत पड़ेगी, ऑटो रिक्शा में रख कर के ले जाएंगे सब चीज़ें, तो ऑटो रिक्शा भी चाहिए हमको एक। फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हम डालेंगे, जिसमें फिट करेंगे उसको, वो चीज़ भी चाहिए, किस में फिट करेंगे, हो गया। तो फिट करने वाला ऑटो रिक्शा एक पेयर में ध्यान रखना, मतलब जिसमें फिट करना है वो ऑटो रिक्शा एक में ध्यान रखें, और जो पॉलीमरेज एंजाइम ये अलग से याद रखें, कैंची और गोंद एक जोड़े में याद रखें, तो 5 चीज़ें हैं, दो 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 4 और 1 5, बस खत्म। तो कितने यंत्र हैं भैया जी, टूल्स के नाम पे आपके दिमाग में आना चाहिए 5 टूल्स, बस। देखो ये नंबर जब हमें ध्यान नहीं रहता है तो हमारी मेमोरी की एनहेंसिंग पावर होती है, हम बोल भी रहे होते हैं तो हमको ध्यान आ जाते हैं, कुछ तरीके बनाए जाते हैं, ये जो है सीक्रेट होते हैं टॉपर्स के, हर कोई नहीं बताता है, ऐसे याद करते हैं वो लोग। पढ़ते तो सभी हैं ना, पढ़ते तो सभी हैं, कुछ ऐसा पढ़ो ना जो डिफरेंट वे में हो, एनर्जी तो सभी यूज़ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में एनर्जी यूज़ करनी है वो मैटर करता है, अंडरस्टैंड, ठीक। तो कितना ज़्यादा आपको रिलैक्स होकर पढ़ा हो, इसलिए आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप इस खिचड़ी पे मत जाया करें जो मैं इधर उधर लिखता हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी निकाल के बैठा करें साफ़ सुथरी वाली, उसको पढ़ा करें, यहाँ से बस समझा करें, और टीचर का मेन उससे समझाना ही होता है, आपको इससे थोड़ी पढ़ना है मेरी एनसीईआरटी से, ठीक है। इधर उधर जो लिखा हुआ है तो आप कन्फ्यूज हो, तो आप तो अपनी से पढ़िए, यहाँ से तो मैं समझा दे रहा हूँ, जो नोट पॉइंट है वो अपने मैंने बता दिया तरीका, या तो जो बीच में पेज लगवा लीजिए, स्पायरल करा लीजिए, तो उस पेज पे लिखिए अलग से जो है, ठीक है, प्लेन पेज अपने अलग से लगवा लीजिए वाइट कलर के, या फिर जो है अलग से नोट्स बना लीजिए, बस वो ज़्यादा बेटर रहता है, किसी में पेज लगवा लीजिए, क्योंकि साथ के साथ चीज़ें रिलेट होती जाती हैं, कहाँ ये है, कि नोट्स को हम कभी कभी सोचते हैं आलस कर जाते हैं, ठीक है डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए ना, हर चीज़ की, कोई एनसीईआरटी लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है, ठीक है। मैंने तो आसान कर दिया है, जैसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने दी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, कितने अच्छे से आपको बता दिया है, वहाँ भी मैंने ध्यान करो
कितनी चीज़ें वहाँ भी मैंने 5 चीज़ें ही थी, ठीक है। और टूल भी आपके 5 ही हैं। ऐसे करके भी ये भी एक तरीका होता है मेमोरी इनहेंसिंग का, कि रिलेट करना कि ये भी 5 थी, ये भी 5 थी। वो कैसे 5 थी, वो 1 + 4 करके 5 की थी, ठीक है। ये कैसे 5 है, ये 2 2 4 और 1 5, 2 पेयर बना लिए, एक अलग कर लिया, ठीक, सही है। वहाँ 5 चीज़ें कौन कौन सी थी याद करो। एक तो क्या था, नॉर्मल मैन तरीके से बताते हैं, नेचुरल साइंस, एक अलग कर दो उसको। अब 4 क्या था, ऑर्गेनिज्म था। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, सेल। सेल के अंदर पार्ट्स दे रहा हो, पार्ट दे रहा हो कौन सा, सेल ऑर्गेनिज्म बताया था। सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर मोलेक्युलर एनालॉग, बस हो गई 4 चीज़ें। उसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या, उसके भी अंदर क्या, ऐसे कर करके 4 चीज़ें हो गई थी। नेचुरल साइंस अलग। इन 5 चीज़ों का क्या हो रहा था, इन 5 चीज़ों का ही तो पूरे तरीके से कराए थे मानव कल्याण के लिए, इकट्ठा करके सब चीज़ संग्रहित करना, यही तो था, ठीक है। उत्पादों सेवाओं के लिए, वही मैंने बताया, मानव कल्याण के लिए इन 5 चीज़ों को इकट्ठा करना ही बायोटेक्नोलॉजी है। बस उत्पादों सेवाओं के लिए तो कर ही रहे। मानव कल्याण का क्या मतलब, उनके लिए प्रोडक्ट बनाए, उनके लिए सर्विसेज दें, भैया ठीक। अब हो गए 5 चीज़ें, जरूरत होगी 5 टूल्स, ठीक है। इसमें आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। कैंची को उनको एक में ले लो, ठीक है, बाकी आप कर लेना, ठीक है, बताई दिया। लेटस आओ ट्राई करते हैं टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। आओ ट्राई, कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, सम ऑफ दीज, इसमें से कुछ चीज़ों को इन डिटेल में। पहले समझते हैं कैंची। अब पूरे कैंची के बारे में समझेंगे, कैंची क्या है, कैंची क्या करती है। सबसे पहले कैंची कहाँ से निकली, कितने प्रकार की कैंचियाँ पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ से कैंचियाँ मिलती हैं। तो कैंची के बारे में पढ़ रहे हैं हम। बाहर में जाओ, भूल जाओ टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, कैंची पढ़ रहे हो। कैंची काटने वाली कैंची कहाँ से, कैंची का क्या काम। ब्रेन को जितना डीपली चीज़, कॉम्प्लेक्स चीज़ दोगे ना, ब्रेन बोर हो जाता है। इसको मज़े मज़े की चीज़ दो, ठीक है। क्यों हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मज़े के तरीके मज़ेदार बना करके करें, तो ब्रेन बहुत जल्दी से, लोग कहते हैं ना, कई बार रिवाइज करना पड़ता है, कई बार, ये सब बकवास वाली बात है। अगर इंटेंट से पढ़ा ना जाए तो तुमको सही बताओ ना, एक आध बार ही भले रिवाइज करना पड़े, वरना रिवाइज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्रेन इतना अच्छे से ले ही देता है। अच्छा, जो फालतू बकवास वाली बातें होती हैं, मजाक वगैरह वाली, उल्टी सीधी बातें, किसी का सीक्रेट, ये सब कोई भूलता है क्या, कोई भूलता है क्या ठीक है, अपने आप याद हो जाते हैं किसी गाने, कोई म्यूजिक अच्छा लगता है, सॉन्ग अच्छा लगता है, उसको कोई भूलता है क्या, अपने आप याद हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड याद कर लेता है, क्योंकि अंदर से हम मज़े ले रहे हैं उसमें। तो पढ़ाई को भी मज़े से करो ना, जितनी देर पढ़ो मज़े से पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, जितनी देर पढ़ो मज़े से पढ़ो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टॉपर कोई नहीं बताता है, असली चीज़ यही है, असली चीज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आखिर क्या होते हैं। इन द ईयर 1963, क्योंकि मैं तो बचपन से ही ना अपना टॉपर की तरह सोचता चला आ रहा हूँ अंदर से ही, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में 2nd नंबर पे था मैं जब बोर्ड पास किया था, तो और जो है 12th बोर्ड, तहसील में पहले नंबर पे था। 2-4 नंबर से लगभग रह गया था, वरना डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाता। तो एक तरीके से टॉपर में गिनती आती है, 1st 2nd 3rd की, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टॉपर्स की कुछ थिंकिंग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, काम भाई सेम ही करते हैं, वो अलग ढंग से करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन द ईयर 1963, ये देखो एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर लिखी हुई डेट है, मतलब ये जो 1963 सन है, इसको ध्यान रखना, ये इस ईयर को ध्यान रखना इन द ईयर 1963, 1963 में द 2 एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर restricting the growth of the bacteriophage in Escherichia coli were isolated। मतलब कौन से 2 एंजाइम अलग करेगा 1963 में, जो कि Escherichia coli में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। अब ये क्या है, देखो 3 प्रकार के वायरस होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया गया है कि वो वायरस पर अटैक कर रहे हैं, एनिमल्स पर अटैक कर रहे हैं, या फिर प्लांट पर अटैक कर रहे हैं, ठीक। फेजियोफेज होता है खाना किल करना, अगर जो वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करके उसको खाता है बैक्टीरियोफेज,
एनिमल पे अटैक करके उसको खाता है, मारता है, या डिजीज को कॉज करता है, कुछ भी कह सकते हैं। उसका नाम है जूफेजिस। जू मीन्स क्या होता है? अरे जू जो होते हैं वहाँ, जो एक तरीके से वर्ड हो रहा है जूलॉजी, जूलॉजी से उठाया गया, जंतु विज्ञान, ठीक, एनिमल से रिलेटेड है। एक होता है फाइटो, फाइटो वर्ड यूज होता है प्लांट्स के लिए, फाइटोफेजिस, तो जो वायरस प्लांट पर अटैक करते हैं, फाइटोफेजिस। तो इस तरीके से बैक्टीरियोफेजिस नाम का एक वायरस है, वो एस्चेरिचिया कोलाई में अटैक करता था। अब एस्चेरिचिया कोलाई में जो था क्या था, एस्चेरिचिया कोलाई में रेस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द, अब बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए एंजाइम पाए जाते थे दो, उनको अलग किया गया। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। एक कैसे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकता था पता है? देखो दो चीज़ें होती हैं किसी को रोकना हो तो, या तो उसको कैंची से काट दो, ठीक है, तब भी चिल्ला जाएगा एकदम से, या फिर इतना टेप बांध दो, इतना टेप जानते हो ना, टेप, टेप चिपका दो उसको पूरा हाथ और पैर पर, कट कर उसको मुंह बंद कर दो सब तरफ से, कि वो कुछ तुम हस्तक्षेप ना कर पाए तुम्हारे कामों में। इसको बोल बोल के हस्तक्षेप कर रहा है तो उसके मुंह पर आप टेप लगा दोगे, तो एक तो ये तरीका होगा, ठीक है। उंगली ज़्यादा चला रहा है इधर तो उंगली को काट दोगे, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ। इससे आपको ये ध्यान रखेगा कि कौन कौन से दो एंजाइम थे, तो उन दोनों एंजाइम के दरअसल काम ही यही है। देखो एक है वन ऑफ द एडिड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, डीएनए पे जब मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है ना, तो वो इसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो ज़्यादा बकबक नहीं कर पाता है, मतलब एस्चेरिचिया कोलाई में नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मिथाइल ग्रुप को ऐड करना, तो मिथाइल ग्रुप किसकी तरह काम कर रहा है? मिथाइल ग्रुप को ऐड करने वाला एंजाइम मिथाइलेज, तो वो टेप की तरह काम करता है। एक तो टेप था, बाल अदर कट डीएनए, दूसरा क्या था, ज़्यादा उंगलियां चला रहा है इधर उधर, ज़्यादा बता रहा है उंगली उठा उठा करके, अरे मैं बता देता हूँ, ये नहीं किया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उसकी उंगली काट दो याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो दूसरा क्या हो गया, कट डीएनए। ये लेटर वाइज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, सिंपल सी बात है अभी कह रहे हैं जो कट डीएनए को कट करने वाला एंजाइम था उसको क्या बोला था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। दो चीज़ें होंगी, टेप और कैंची, ठीक है। तो एस्चेरिचिया कोलाई दो चीज़ें रखता है साहब, वो दो टेप और कैंची हमने आइसोलेट किया। टेप और कैंची कब निकाले, 1963 में निकाले टेप और कैंची, एस्चेरिचिया कोलाई से निकाले टेप और कैंची, जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। टेप और कैंची 1963 में निकाले, टेप और कैंची, ठीक, ठीक है। का डीएनए, डंक मतलब डीएनए लाइक डंक, ऐसे ध्यान रख सकते, मैंने ऐसे बनाया था। जैसे मान लो कोई स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, अब वो कट कर रहा है, तो बिच्छू एक तरीके से बैक्टीरियोफेज, उसका डीएनए मतलब डंक, ये डंक उसको अगर हम कट कर दें उसके डंक को ठीक है, तो वो जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने एनालॉजी बताई थी वो ज़्यादा बढ़िया है उससे दोनों चीज़ें कोलेट हो रही हैं, कैसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड, ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, हिंद सेकंड, ये ध्यान रखें, डायरेक्ट बहुत कन्फ्यूजन होता है, हिंद फर्स्ट नहीं था, क्या था, हिंद सेकंड, ध्यान रखें, ठीक है, ध्यान रखें अच्छे से। इसके बारे में क्या कन्फ्यूजन है वो मैं बता दूंगा, टीचर्स मोस्टली नहीं बता पाते हैं, ठीक। मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस लेकर के आपको बता रहा हूँ, आगे डिटेल में मैं बता दूंगा कि हिंद सेकंड क्यों नाम दिया जाता है, क्या कैसा, क्या एनसीईआरटी में लिखा भी है। और फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंद सेकंड। जब आगे आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी डिटेल में नहीं बताती है, वो हिंद सेकंड कैसा था वो मैं बताऊँगा। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड था, ठीक है, ध्यान रखना। हिंद ऐसे ध्यान रखना, आप हिंदुस्तान को, अपने भारत को क्या हिंदुस्तान भी तो बोलते हैं, हिंद, ठीक है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, एक नाम और होता है क्या, आर्यवर्त, ये सब इंडिया के ही नाम है, ठीक। हुज फंक्शन, तो ऐसे ध्यान रखना, हम इंडियन है तो सबसे पहले कौन सा खो जाता है, मतलब हम इंडियन जो पढ़ रहे हैं, वैसे तो जरूर थोड़ी कि इंडिया वाले को हो जाता, याद करने के लिए।
हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसके फंक्शनिंग जो थी, इसका काम करना था, वो किस पर निर्भर कर रहा था? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस था, उसी पर काम कर रहा था, हर जगह काम नहीं कर रहा है। बाज आइसोलेटेड, इसको अलग किया गया एंड करेक्टराइज्ड किया गया 5 ईयर लेटर, एंड वाज आइसोलेटेड एंड करेक्टराइज्ड। अच्छा, स्पेशल बात यह है कि यदि फर्स्ट रेस्ट्रेंड न्यूक्लियर ये खोज लिया हिंद सेकंड, लेकिन इसको पूछा जाए इसको आइसोलेट और करेक्टराइज कब किया गया, तो 5 साल बाद किया गया था, ये ध्यान रखना। भाई मैंने लिख दिया था शॉर्ट का। कहने का मतलब हिंद सेकंड को फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर के रूप में खोजा गया, उसके 5 साल बाद इसे निकाला गया एंड इसके लक्षणों को देखा गया। तो इसको निकालना और इसके लक्षणों पर स्टडी करना, कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या कहते हैं, ये काम 5 साल बाद हुआ, इसकी डिस्कवरी के 5 साल बाद। अंडरस्टैंड, गॉट इट, ओके, ठीक, 5 साल बाद। इट वॉज फाउंड दैट हिंद सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब ये देखा गया कि हिंद सेकंड जो है, जब इसके लक्षणों का हम स्टडी करने लगे 5 साल बाद, तो उसमें देखा गया उसी स्टडी के अंतर्गत कि हिंद सेकंड हमेशा ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता था बाय रिकॉग्नाइजिंग, क्या पहचानता था, किस जगह पर काटता था, स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता था कि स्पेशल सीक्वेंस होता था ऑफ 6 बेस पेयर, 6 बेस पेयर का एक स्पेशल सीक्वेंस होता था। अब क्या होता था वो एनसीईआरटी नहीं देती और ना ही एग्जाम में आएगा, बस इतना ध्यान रखना, 6 बेस पेयर का था वो, ठीक है, 6 बेस पेयर का था। कौन सा? हिंद सेकंड वाला, जहाँ वो कट करता था। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, नाम दे दिया। और भाई जहाँ इन्हीं सीक्वेंस को तो उसने पहचाना था ना, तो रिकॉग्नाइजमेंट क्या होता है? पहचानना, और सीक्वेंस को तो पहचाना ही था, तो सीक्वेंस को पहचानना, नाम रख दिया रिकॉग्निशन सीक्वेंस के। भैया यही सीक्वेंस पहचानेगा, यहीं आकर के वो रुक गया कि यही सीक्वेंस पहचानेगा, यहाँ आकर के रुक गया। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इन्हीं को पहचाना गया, यहीं आकर के वो रुक गया फॉर हिंद सेकंड। तो इनको क्या बोला गया? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सिंपल बात है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस ढूंढ रहा था और वहीं आकर के उसने इसको पहचाना और रुक गया, तो यही पहचानने वाली सीक्वेंस थी, नाम रख दिया रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद सेकंड। नाम क्यों रखा गया? कैसे सोचो, साइंटिस्ट की तरह सोचो, स्टूडेंट की तरह नहीं, साइंटिस्ट की तरह नाम कैसे रखा गया। तो आप जब खुद ही साइंटिस्ट की तरह सोचोगे, मतलब एक तरीके से आपने ही वो सोचा है, तो जब आपने डिस्कवरी की थी तो आप उसको भूल जाओगे क्या कि आपने उसका नाम कैसे रखा, बात खत्म। क्योंकि एक तरीके जब आप उसी की तरह सोचते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने ही उसकी डिस्कवरी की है, तो आप भूल जाओगे क्या कि इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने ही तो रखा है, बात खत्म। बिसाइड्स हिंद सेकंड के अतिरिक्त टुडे आज वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। भाड़ में गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज हम 900 से ज़्यादा कैंचियाँ जानते हैं। कितने कैंची हैं? 900 से ज़्यादा कैंची हैं, मतलब लगभग 1000 लगभग है, 1000 लगभग मत रखो याद, लेकिन 900 से ज़्यादा हैं, ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है। 900 से ज़्यादा कैंची जानते हैं हम आज, 900 से ज़्यादा कैंची खोजी जा चुकी है, पता है आज तक। दैट हैव बीन आइसोलेटेड ओवर 230 स्ट्रैंड, जो कितने से निकाली गई। ये 900 से ज़्यादा कैंची है ना, जो केवल 230 स्ट्रैंड से ज़्यादा से निकालेंगे, और 900 से ज़्यादा या 230 से ज़्यादा, ठीक है। बैक्टीरिया के स्ट्रेन होते हैं ना, तो 230 से ज़्यादा स्ट्रेन, ये 900 से ज़्यादा कैंची मिली है, कितने स्ट्रेन से मिली हैं? 230 से ज़्यादा स्ट्रेन थे, 900 से ज़्यादा, 230 से ज़्यादा, ज़्यादा याद आता मतलब 230 स्ट्रेन से ज़्यादा से मिली है 900 से ज़्यादा कैंचियाँ, ठीक है। और बैक्टीरिया ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और प्रत्येक कैंची का ना भैया एक अलग सीक्वेंस होता है। प्रत्येक कैंची कहती है भैया मैं तो इन वाले बेस सीक्वेंस से काटूंगी, मैं तो इन वाले बेस सीक्वेंस से काटूंगी। सब कैंची का अपना अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी जो है अगले लेक्चर में देखते हैं, ये टॉपिक ही थोड़ा सा टाइप का है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस ऑसम सेशन, ऑसम लेक्चर का फ़ायदा मिल सके। बाद की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।